उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार श्रोताओ, पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक के साथ मैं मुकेश कुमार। पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर डायरी में प्रत्येक रविवार हम पलटते हैं पूर्वोत्तर के उन सुनहरे पन्नों को जो न सिर्फ हमें सुखद अनुभव देते हैं बल्कि साथ ही प्रेरित भी करते हैं। पूर्वोत्तर डायरी में हम चलते हैं उन गतिविधियों, परंपराओं, त्योहारों और कहानियों के बीच जहां प्रकृति और संस्कृति दोनों अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करती हैं। आज के इस अंक में हम आपको सुनाएंगे 4 नई श्रम संहिताओं को लेकर विशेष राज्य कार्यालय सिक्किम में कार्यरत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त केशंग नामथंग तेंजिंग और हेमंत कुमार दास, प्रवर्तन अधिकारी विशेष राज्य कार्यालय के साथ हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार की खास बातचीत। साथ ही हम आपके लिए लेकर आए हैं त्योहारों के त्योहार हॉर्नबिल उत्सव की झलक। इस अंक में हम सिक्किम के जोंगू क्षेत्र के ग्यातांग और पासीघाट स्थित एनजीओ एच स्प्रिंग फाउंडेशन के द्वारा मनाए गए दिव्यांग जनों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की भी चर्चा करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में हम परोसेंगे पूर्वोत्तर की विविधतापूर्ण थाली। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए चलते हैं नागालैंड की पहाड़ियों के बीच मनाए जा रहे हॉर्नबिल उत्सव की ओर। नागालैंड में इस समय शांत पहाड़ पारंपरिक नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक रंगों से जीवंत उठे हैं, क्योंकि राज्य में 26वां हॉर्नबिल महोत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। महोत्सवों का महोत्सव कहे जाने वाले इस उत्सव की शुरुआत 1 दिसंबर को कोहिमा के किसामा स्थित नागा हेरिटेज विलेज में हुई थी। ये महोत्सव नागालैंड की समृद्ध परंपराओं और जीवंत सांस्कृतिक विरासत की सुंदर झलक पेश कर रहा है। कोहिमा से हमारे संवाददाता से सुनिए पूरी रिपोर्ट। 1 दिसंबर को किसामा स्थित यूनिटी प्लाजा में एक भव्य समारोह के साथ हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन हुआ। नागालैंड के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने पारंपरिक गोंग बजाकर 10 दिन के इस महोत्सव का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। स्वागत भाषण में राज्यपाल और मुख्य मेजबान अजय कुमार भल्ला ने देश विदेश से आए सभी अतिथियों का स्वागत किया। As we commence this year's festival, let's celebrate with unity, responsibility and pride. May the Hornbill Festival continue to strengthen harmony, foster sustainable growth and uphold the values of respect, hospitality and peaceful coexistence. मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि हॉर्नबिल महोत्सव नागा जीवन शैली का जीवंत उदाहरण है, जो राज्य की विभिन्न जनजातियों को एकता और भाईचारे की सूत्र में बांधता है। All our friends, well-wishers and visitors who have traveled from far across India and also world over, welcome to Nagaland, the land of festivals. We are honored to have with you in our midst. Hornbill Festival is not merely a celebration. It is an expression of the Nagas' ways of life. शाम ढलते ही महोत्सव स्थल पर टास्क फोर्स फॉर म्यूजिक एंड आर्ट्स द्वारा प्रस्तुत हॉर्नबिल ड्रीम नामक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रस्तुतियों में संगीत और परंपरा के मिश्रण ने दर्शकों को उत्साह से भर दिया। इस वर्ष हॉर्नबिल महोत्सव में अब तक की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी देखने को मिल रही है। ऑस्ट्रिया, माल्टा, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन साझेदार देश के रूप में शामिल है, जबकि अरुणाचल प्रदेश इस बार का साझेदार राज्य है।
महोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में देश विदेश से आए पर्यटक नागा हेरिटेज विलेज पहुंच रहे हैं। परंपरागत मोरंग, जनजातीय हस्तशिल्प की दुकानें और स्थानीय व्यंजनों की सुगंध पूरे परिसर को आकर्षण का केंद्र बना रही है। रंग बिरंगे परिधान, लोक नृत्य, कला, शिल्प और वस्त्रों की प्रदर्शनियां किसामा को एक जीवंत सांस्कृतिक स्थल में बदल रही है। हॉर्नबिल म्यूजिक फेस्टिवल, द्वितीय विश्व युद्ध शांति रैली, शाम की संगीत कार्यक्रम और नाइट कार्निवल जैसी नियमित गतिविधियां भी दर्शकों को खूब लुभा रही हैं। हॉर्नबिल महोत्सव नागा लोगों की पहचान, संस्कृति और एकता के उत्सव के रूप में दुनिया का स्वागत कर रहा है। नागालैंड की जीवंत परंपराओं से रूबरू कराते हुए। कोहिमा से मैरी और आसुनो की रिपोर्ट के साथ मैं वैष्णवी। हॉर्नबिल उत्सव न सिर्फ नागालैंड की परंपरा को जीवंत करता है, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर और देश को एक वैश्विक प्रतिनिधित्व का भी अवसर देता है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं हाल ही में बीते अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की ओर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि पूरे विश्व में दिव्यांगजनों की योगदान और नेतृत्व का एक उत्सव है। ये दिन समावेशिता को बढ़ावा देने, दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करने और सभी लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। इस वर्ष का विषय समावेशी और चिरस्थायी भविष्य के लिए दिव्यांगजनों के नेतृत्व को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की घोषणा 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना है और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलू में उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहन देना है। भारत ने भी सुगम्य भारत अभियान, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण, दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना, जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जैसी नीतियों और अभियानों के माध्यम से दिव्यांगजनों के अधिकारों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पूर्वोत्तर के विभिन्न इलाकों में भी इस दिन कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला, बाल, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन कल्याण विभाग, जिला प्रशासन केंद्र सिक्किम द्वारा जोंगू क्षेत्र के ही ग्यातांग में दिव्यांगजनों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता सरोज छेत्री की ये रिपोर्ट। महिला, बाल, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन कल्याण विभाग, जिला प्रशासन केंद्र सिक्किम द्वारा जोंगू क्षेत्र के ही ग्यातांग में दिव्यांगजनों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नीमा लामहू लेपचा ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी सरल और स्पष्ट रूप से साझा करने के लिए विभाग की सराहना की। उन्होंने कुछ प्रक्रियाओं में हो रही देरी पर दी गई स्पष्टता के लिए भी धन्यवाद दिया और आगामी 8 दिसंबर को होने वाली ग्राम सभा के दौरान पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण में विभाग से पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इससे पहले सोशल वेलफेयर ऑफिसर चोदेन भूटिया ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। सोशल वेलफेयर इंस्पेक्टर ओंग दुप भूटिया ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय के बाद हुई थी और हर वर्ष 3 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है, जो समानता, समावेशन और दिव्यांगजनों के अधिकारों के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने सुगम्य यात्रा को सभी के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। बीएसी पासिंग दांग के सोशल वेलफेयर इंस्पेक्टर डॉक्टर दावा लेहनडूप लेपचा ने दिव्यांगजनों के लिए गठित जिला स्तरीय प्रबंधन समिति की भूमिका पर जानकारी दी। उन्होंने दिव्यांगजनों और जरूरतमंद वर्ग के लिए चलाई जा रही प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के उद्देश्य और लाभ बताए, जिनमें शामिल हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य दिव्यांग पेंशन योजना, इंदिरा वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और सिक्किम अविवाहित महिला पेंशन योजना। उन्होंने हर योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और मासिक पेंशन की जानकारी देते हुए सभी योग्य दिव्यांगजनों का पंजीकरण कराने पर बल दिया।
उन्होंने सुगम्य यात्रा पहल के बारे में भी बताया, जिसके तहत सरकारी और निजी भवनों में सुगम्यता यानी दिव्यांग अनुकूल सुविधाओं की जांच की जाती है। साथ ही दिव्यांगजनों के कल्याण से जुड़ी विभागीय नीतियों और जिला स्तरीय प्रबंधन समिति की जिम्मेदारियों की भी जानकारी साझा की। उन्होंने समिति की संरचना, अध्यक्ष से लेकर सदस्यों तक की जिम्मेदारियों को बताते हुए कहा कि ये समिति सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन की निगरानी करती है और समुदाय तथा सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में अहम भूमिका निभाती है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए सरोज की रिपोर्ट के साथ मैं आकर्षिता सिंह। ऐसा ही कार्यक्रम पासीघाट स्थित एनजीओ एच स्प्रिंग फाउंडेशन ने भी आयोजित किया। ईटानगर से हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा ने भेजी ये खास रिपोर्ट। एनजीओ एच स्प्रिंग फाउंडेशन पासीघाट द्वारा पूरे विश्व सहित इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज IDPD का आयोजन किया गया। IDPD एक वैश्विक पहल है जो विकलांगता को समझने एवं विकलांग लोगों की इज्जत, अधिकारों और भलाई के लिए सहयोग जुटाता है। एच स्प्रिंग फाउंडेशन ने इस दिन का आयोजन एक खास उद्देश्य से किया, जिसके तहत समुदाय में विकलांगों को शामिल करना, उन्हें मानसिक तौर पर मजबूत बनाना और उनके लिए बराबर के मौके प्रदान करना था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एच स्प्रिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर ओइमांग मेगू ने फाउंडेशन के लक्ष्य, मकसद, विजन और मिशन के बारे में जानकारी साझा करते हुए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की। सबको साथ लेकर चलने और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एच स्प्रिंग फाउंडेशन ने पासीघाट स्थित विभिन्न स्कूलों के कुछ छात्रों के लिए इंटर स्कूल निबंध लेखन एवं चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की, जिसमें कुल 58 छात्रों ने हिस्सा लिया। इसी के तहत एच स्प्रिंग फाउंडेशन के बच्चों के लिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स लिटरेरी कंपटीशन भी रखी गई। इस अवसर पर पासीघाट के SFS स्कूल, सियांग रॉयल एकेडमी और दायंगिरी मेमोरियल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों एवं छात्रों ने भी भाग लिया। IDPD कार्यक्रम में भाग लेते हुए ईस्ट सियांग जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यागलिंग परमे ने इस दिन के महत्व पर जोर दिया, ताकि जागरूकता को और बढ़ावा दिया जा सके, सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले और एक ऐसा समाज बनाया जा सके जिसमें हर कोई शामिल हो, जहां हर बच्चा सीख सके और आगे बढ़ सके। उन्होंने बच्चों की रचनात्मक कला एवं प्रदर्शनी की सराहना की और कहा है कि जब उन्हें सही सहयोग और अच्छा माहौल मिलता है तो उनकी प्रतिभा और निखर कर आती है। आयोजन में फाउंडेशन के बच्चों ने व्हाट आई वांट टू बी इन लाइफ, व्हाट आई लव द मोस्ट थीम के तहत रंगारंग सांस्कृतिक प्रदर्शनी भी प्रस्तुत की। एच स्प्रिंग फाउंडेशन में इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज कार्यक्रम सभी के लिए समावेशी, समानता और सम्मान को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम रहा। इस आयोजन ने फाउंडेशन के उन खास लोगों को सहयोग करने और एक ऐसे समाज का निर्माण करने की प्रतिबद्धता को फिर से पक्का किया, जिसमें हर कोई अपनी काबिलियत की परवाह किए बिना आगे बढ़ सके। आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी खूबसूरत वादियों और समृद्ध संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अनोखे और स्वाद से भरे व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के खाने में सादगी के साथ साथ प्राकृतिक स्वाद और परंपरा की खुशबू बसती है। चाहे वो मणिपुर का मसालेदार केली चना हो या अरुणाचल का थुक्पा या फिर मेघालय से जदो या त्रिपुरा की चिकवी, ये सभी न सिर्फ पूर्वोत्तर की विविधता दर्शाते हैं, बल्कि सभी भोजन प्रेमियों के मन को मोह भी लेते हैं। तो आइए चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के खास पकवानों की इस स्वाद भरी दुनिया में। पूर्वोत्तर भारत की पहचान उसकी पर्वत श्रृंखलाओं, हरियाली और विविध जनजातीय परंपराओं से तो है ही, साथ ही वहाँ का भोजन भी उतना ही विविधतापूर्ण है। 8 राज्यों की रसोई अपनी अपनी स्वाद और विशेषताओं के कारण अलग पहचान रखती है। हर राज्य के व्यंजन उसकी संस्कृति और जीवन शैली का आईना है। यही कारण है कि वहाँ की थाली में हमें केवल स्वाद ही नहीं, बल्कि परंपरा, प्रकृति और जीवन का मेल भी देखने को मिलता है। यदि पूर्वोत्तर के खाद्य और पेय की बात हो तो शुरुआत चाय और कॉफी से ही होती है। नागालैंड की पहाड़ियों में उगने वाली कॉफी आज देश दुनिया में अपनी जगह बना रही है। ऊंचाई, मिट्टी की गुणवत्ता और वर्षा की अधिकता इस कॉफी को एक खास स्वाद देती है। इसमें हल्की सी फल जैसे मिठास, कभी कभी मेवे और चॉकलेट जैसा स्वाद मिलता है। नागालैंड की कॉफी का जिक्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और आज ये उनकी आर्थिक पहचान भी बन गई है।
वहीं असम की बात हो तो चाय का जिक्र अपने आप जुड़ जाता है। असम की चाय विश्व प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र घाटी की उपजाऊ मिट्टी और वहाँ का मौसम इस चाय को गाढ़ा रंग, गहरी खुशबू और भरपूर स्वाद देता है। यही कारण है कि असम की चाय हर जगह पसंद की जाती है। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। असम और अरुणाचल प्रदेश की सिंगफो समुदाय की बात करें तो उनकी परंपरागत फाल्प चाय भी उतनी ही विशिष्ट है। ये चाय आज से नहीं बल्कि सदियों से वहाँ पी जाती है। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसे बांस की नलियों में रखा जाता है और कभी कभी वर्षों तक उसे सुलगाकर इसे परिपक्व किया जाता है। यही कारण है कि इसकी स्वाद में अपनापन और परंपरा दोनों का मिश्रण होता है। फूल के खिलखिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन? ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। पूर्वोत्तर भारत की थाली में चावल की अपनी ही जगह है। वहाँ का जीवन और भोजन दोनों का आधार चावल है। अलग अलग राज्यों में इसकी किस्में बदल जाती हैं, पर महत्व हर जगह उतना ही है। असम का सुगंधित जोहा चावल, बिना पकाए खाने योग्य कुमोल साउल, चिपचिपा बोरा साउल और ये सब स्थानीय व्यंजनों में अहम है। असम के घरों में जोलपान और पिठा के बिना कोई पर्व पूरा ही नहीं होता। मेघालय का खासी रेड राइस जादोह नामक प्रसिद्ध व्यंजन में इस्तेमाल होता है, जो चावल और मीट का मेल है। नागालैंड में दर्जनों किस्म के चावल मिलते हैं। वहीं मणिपुर का काला चावल चाक हाउ धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर मिठाई के रूप में पकाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के नमसाई और लोहित जिलों का खामती चावल भी विशेष सुगंध और औषधीय गुणों के कारण चर्चित है। इन राज्यों में चावल पकाने के तरीके भी अनोखे हैं। कहीं बांस की नली में चावल और पानी भरकर आग पर पकाया जाता है, जिससे उसमें एक विशेष धुआं सा स्वाद आता है। कहीं पत्तों में लपेटकर भाप में पकाया जाता है। ये केवल भोजन ही नहीं बल्कि लोक परंपरा और सामूहिक जीवन का भी हिस्सा है। चावल के अलावा बाजरा और अन्य अनाज भी यहाँ की थाली का हिस्सा हैं। खासकर पहाड़ी इलाकों में कठोर मौसम में भी टिके रहने वाले ये अनाज जीवन को सहारा देते हैं। यहाँ केवल खेती किए गए अनाज ही नहीं बल्कि जंगल से प्राप्त जंगली साग, फल और कंद भी भोजन में शामिल होते हैं। पूर्वोत्तर की रसोई की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि लोग अपने आसपास की प्रकृति से ही भोजन का अधिकतर हिस्सा जुटा लेते हैं। असम का ढेकिया यानी फर्न की कोपले, नागालैंड का ट्री टोमेटो, मणिपुर का कमल का डंठल, अरुणाचल का बांस का अंकुर सब स्थानीय थालियों को अलग पहचान देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के भोजन में किड़वित यानी फर्मेंटेड खाद्य सामग्री का भी बड़ा महत्व है। नागालैंड का अखुनी यानी किणवित सोयाबीन, मणिपुर का नगारी यानी किणवित मछली, मेघालय का तुंगताप और अरुणाचल का किणवित बांस का अंकुर, ये सब केवल स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी लाभकारी माने जाते हैं। ये प्राचीन तरीके न केवल भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में सहायक हैं, बल्कि शरीर के लिए भी हितकारी होते हैं। इन सभी चीजों के साथ जब हम वहाँ के फलों की बात करते हैं तो वह भी किसी खजाने से कम नहीं। असम का काजी नींबू यानी विशेष नींबू, तेजपुर की लीची, मेघालय का अनानास, त्रिपुरा का क्वीन पाइनएप्पल, मेघालय के खासी संतरे और अरुणाचल के वाकरो संतरे, सबके स्वाद और सुगंध अलग हैं। इन फलों ने न केवल स्थानीय खाद्य सामग्री को समृद्ध किया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई है। इसी तरह मेघालय की लाकाडोंग हल्दी अपने उच्च कर्क्यूमिन स्तर के कारण दुनिया भर में मशहूर है। नागालैंड की राजा मिर्च और असम की भूत जोलोकिया अपने तीखेपन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वहीं कार्बी आंगलोग का अदरक और सिक्किम का टिमुर मसाले के रूप में उपयोग होता है। वहीं मीठे की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के खपसे को त्योहारों पर मिलकर बनाने की परंपरा है। वहीं मेघालय का प्राकृतिक शहद अपने शुद्ध स्वाद और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है।
पूर्वोत्तर का खान पान केवल स्वाद का मेल नहीं बल्कि प्रकृति, समाज और परंपरा का संगम है। वहाँ का भोजन हमें ये सिखाता है कि कैसे स्थानीय संसाधनों से स्वास्थ्यवर्धक, स्वादिष्ट और विविध व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं आकर्षिता सिंह। पूर्वोत्तर की रसोई से जुड़ी ये स्वादिष्ट झलक हमें वहाँ की संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक जीवन शैली से जोड़ती है। विविधता में एकता की मिसाल पेश करते हुए ये व्यंजन भारत की विरासत को और भी समृद्ध बनाते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं 4 नई श्रम संहिताओं का। श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने और श्रम कानूनों को सरल बनाने की दिशा में सरकार ने हाल ही में 4 नए श्रम संहिताएं लागू की हैं। इन संहिताओं का उद्देश्य कामगारों को बेहतर अधिकार, सुरक्षा और सुविधाएं देना है। इन 4 श्रम संहिताओं के बारे में हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार ने विशेष राज्य कार्यालय सिक्किम में कार्यरत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त केशंग नामथंग तेंजिंग और हेमंत कुमार दास, प्रवर्तन अधिकारी, विशेष राज्य कार्यालय के साथ विस्तार से बातचीत की। आइए सुनते हैं ये खास बातचीत। तेंजिंग सर, मैं आपका आकाशवाणी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद सत्येंद्र जी। सर, जिस तरह से सरकार की ये जो महत्वपूर्ण योजना है, श्रम को लेके श्रम कानून लाया गया और श्रमिकों के लिए नए जो 4 बिल लाए गए हैं, इस विषय में सर इसका मूल उद्देश्य क्या है सर इसके बारे में बताइए। भारत सरकार ने 21 नवंबर में ये जो कोड ऑन न्यू लेबर कोड निकाल के लिए आए हैं, इसका महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत देश में जितने भी लेबर के जो लॉज थे, ये हमारे समय के आधार ये चल नहीं पाई थी। ये सारे जो लेबर लॉज थे आजादी के पहले या आजादी के तुरंत बाद बनाया गया था, यानी ये प्री इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो 1930s से 50s के बीच में ये लेबर लॉज बनाए गए थे। ये कॉलोनियल एरा, मतलब कॉलोनियल टाइम का जो वक्त था उस समय के लिए बनाया गया था। ये वक्त के साथ इसको अभी अब दुनिया बदल चुकी है। दुनिया भर में लेबर लॉज भी उसी तरह से समय के साथ चेंज किए गए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण भारत देश में हमारे लेबर लॉज चेंज नहीं किए गए थे, लेकिन सरकार ने ये जो लेबर कोड्स जो चेंज किए हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण एक कदम उठाया है जो कि समय के आधार पे जरूरी था। ये लेबर कोड्स जो है 4 है, जिसमें कोड ऑन वेजेस है 2019 का, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का है, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020 का है और कोड ऑन ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ एंड सेफ्टी ये आपका 2020 का। ये 4 कोड्स हैं। तो ये 4 कोड्स ने पुराने जो सेंट्रल लेबर लॉज थे 29 लेबर लॉज को सब्स्यूम करके ये 4 कोड्स बने हैं। श्रम कानून में महिला कर्मचारियों के लिए क्या सरकार दे रही है? क्या महिला जो कर्मचारी श्रमिक हैं वो अपनी सुरक्षा और समान अवसरों के लिए जो पिछले कानूनों में जिन अवसरों को नहीं मिला था, क्या इसमें इन सब चीजों को इंक्लूड किया गया? सर, हमारी श्रोताओं को सर ये भी बता दें। जी सत्येंद्र जी, महिलाओं के लिए इस कोड में जो 4 लेबर कोड्स अनाउंस किए गए हैं, बहुत सारे चीज हैं जो हमारे महिला के लिए अनाउंस किया गया है। सबसे पहले जो डिस्पैरिटी, जेंडर डिस्पैरिटी, इसको बिल्कुल सरकार ने डिमोलिश किया है। अब ये जो बैरियर जेंडर का वो खत्म कर दिया। कैसे आप पूछोगे, तो इसमें सबसे पहले महिला के लिए जो एक पहले रिस्ट्रिक्शंस की, महिला रात को काम नहीं कर सकती। महिला जो है हेवी वाला काम रहता है, जैसे माइनिंग में हो या हेवी मशीनरी का जो काम हो, उसमें महिला काम नहीं कर सकती। ये रोक रहता था, इस रोक को हटा दिया गया है। महिला चाहे तो काम कहीं भी कर सकती है। सिर्फ 2 चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। एक, आपको मिनिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, महिला रहेगी। दूसरी, महिला का खुद स्वयं का कंसेंट जरूरी रहेगा। तो इस तरह से फ्रंटियर है, क्योंकि ये पुराना जो बैरियर था, जेंडर बैरियर, ये पूरा खत्म किया गया है। दूसरी बात, महिला के लिए जैसे मैंने कहा क्रेच फैसिलिटी, जहां किसी भी संस्था में अगर 50 से ज्यादा लोग हैं तो क्रेच की फैसिलिटी चाहिए। मैटरनिटी बेनिफिट्स का तो है ही आपको, और फिर आपको वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन महिला को देने की बात है। सर, जिस तरह से ये लेबर कोड आया और पूरे देश में लागू भी हो रहा है और इसके बारे में चर्चाएं भी हो रही हैं, हम जिस तरह आज इस साक्षात्कार में सिक्किम में बैठे हैं, गैंगटॉक में, तो हम सिक्किम राज्य के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यहाँ के श्रमिकों को क्या सकारात्मक लाभ मिलेगा इस श्रम बिल का?
सिक्किम में जैसे पूरे देश में हमारे लोगों को लाभ मिलेगा, मुझे उम्मीद है कि हमारे सिक्किम राज्य में भी लोगों को सारे जो लाभ है इस लेबर कोड का मिलेगा। सिक्किम में अगर आप देखेंगे, सिक्किम लिटरेसी रेट भारत में अव्वल दर्जे में से आता है, तो उस चीज से यहाँ पे अवेयरनेस बहुत है, पहले से अवेयरनेस बहुत है। और उसके ऊपर अब ये जो बेनिफिट्स आ रहे हैं, मतलब इस तरह से उम्मीद है कि हमारे सिक्किम के जितने भी कर्मचारी भाई बहन हैं, हमारे यहाँ जैसे आपको पता है बहुत ही वाइब्रेंट एक फार्मर सेक्टर है। पिछले हफ्ते ही नवंबर के दूसरे हफ्ते में जितने भी सिक्किम के फार्मास्यूटिकल सेक्टर था और 39 फार्मा फैक्ट्रीज हम लोगों ने विजिट किया था, और हम लोगों ने सभी फार्मा फैक्ट्रीज में गए हम लोग, और वहां के जितने भी जो प्रमुख थे, प्लांट हेड, एचआर मैनेजर्स और जितने भी उनके जो लेबर सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर्स, उनसे हमारी मुलाकात हुई और हम उनसे वार्तालाप भी हुई। उस वक्त हमें ये पता चला कि लोगों में बहुत अवेयरनेस है। हमने उस टाइम उनको भी ये कहा था कि लेबर कोड आने ही वाला है। अब ये जो वेजेस की बात हो रही है, कोड ऑन वेजेस में ये कहा गया है कि आपका जो अलाउंसेस है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जैसे आपको पता है हमारा पीएफ बेसिक और डीएनएस अलाउंस में ही कटता है। तो मैं सिक्किम के जितने भी नियोक्ता से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप जब अपना जो पेरोल बनाते हो तो आप इस चीज का ख्याल रखिएगा कि आपका जो पीएफ जो है, बेसिक वेज जो है, 50% कम मत बनाइए उसको, क्योंकि अब ये कोड भी यही चीज कहता है। सर, मेरा अगला सवाल जो हमारे साथी मेहमान जो हैं श्री हेमंत सर, मेरा उनसे ये सवाल होगा कि ईपीएफओ ऑफिस गैंगटॉक में सिक्किम के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से काम करेगा। इस जो दुष्प्रचार भी इस बिल के बारे में होते रहते हैं, तो वो कैसे इसको लोगों को समझाएगा और किस तरह से अपने काम को बताता है। और हम लोग जितने हमारे पास नियोक्ता के मेल्स हैं, हम लोग सबको मेल भेजना ऑलरेडी शुरू कर दिया है इस विषय पर। उसमें कोड का जो क्या बोलेंगे सैलिएंट फीचर्स है उसमें दिया हुआ है सब, जितने सारे नियोक्ता को हो सके तो हम लोग एम्प्लॉय माने की जो श्रमिक हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, उनको भी भेजेंगे। अभी हम लोग के पास इंस्ट्रक्शन है कि इमीडिएटली सारे एम्प्लॉयर्स को भेजा जाए, तो एम्प्लॉयर्स को भेजा जा रहा है और हम लोग बड़े बड़े क्लस्टर्स में जाएंगे, वहां भी एम्प्लॉयर्स से मिलेंगे, इसके बारे में बताएंगे। और इसके साथ साथ मैं और एक बात भी बोलना चाहता हूं, तो हम लोग का ईपीएफ का एक कैंपेन भी चल रहा है, एनरोलमेंट का, एम्प्लॉइज एम्प्लॉयमेंट कैंपेन, उसके साथ साथ मेरा वो काम भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर। मैं इसी के आगे सर अंत में सर मैं चाहता हूं कि मेरे जो भी श्रोता हैं, विशेषकर श्रमिक और युवा, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आप धन्यवाद सत्येंद्र जी। आपकी जितने भी श्रोता हैं, मैं उनको और हमारे जो श्रमिक भाई बहन और युवा लोग हैं सिक्किम के, उनको मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हमारे लेबर कोड्स जो 21 नवंबर में सरकार ने ये जो अनाउंस किया, ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। और आत्मनिर्भर भारत अभी नहीं बना है, ये बन रहा है। हमारा जो सामाजिक सुरक्षा, अगर आप देखोगे, सामाजिक सुरक्षा का दायरा देखोगे, पिछले 10 साल में 2015 से लेके अभी तक ये 10 गुना बढ़ चुका है। केवल 10-12 करोड़ था 2014-15 में जितने भी हमारे सामाजिक सुरक्षा जिन लोगों को मिल रहा था, और आज देश में लगभग 60-70 करोड़, 64 करोड़ टू बी स्पेसिफिक, लोगों को सामाजिक सुरक्षा के अंदर ले आए हैं सरकार ने। से हमारी सम्मानीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को इसको कहते हैं श्रम लोगों के लिए सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय लाया जा रहा है, और आप सभी को मैं कहूंगा कि ये जो भी हम लोगों ने आज बात की, चर्चा की, आप लोगों को अगर किसी भी चीज में कोई भी क्लैरिफिकेशन और चाहिए तो आप हमारे विशेष राज्य कार्यालय पीएफ ऑफिस गंगटोक में आइएगा, हमसे मिलेगा, हम आपको और भी इसमें डिटेल में हमको समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तेनिंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर। श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये अंक आपको पसंद आया होगा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों से जरूर अवगत कराएं। हमारा पता है airnsd@gmail.com। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी संदेश भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9289094044। अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े समाचार, गतिविधियों, रिपोर्ट और सूचनाओं के साथ। आज के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख और संकलन अनिकेत, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी
उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।